वो डर है, वो इंसाफ है, वो इंतकाम है, क्योंकि वो है बैटमैन। आज से पहले मोस्ट ऑफ द लाइव एक्शन बैटमैन मूवीज ज्यादातर अपने विलन्स के लिए ही जानी जाती हैं, लेकिन 2022 की मैट रिव्स डायरेक्टेड और रॉबर्ट पैटिसन स्टारिंग द बैटमैन एक बेहतरीन बैटमैन मूवी साबित हुई, जहां पर इस मूवी ने उसके कॉमिक बुक रूट्स को तो एक्सप्लोर किया ही, साथ ही साथ उसे एक बैड एस विजिलेंटी और बेहतरीन डिटेक्टिव के रूप में भी एस्टैब्लिश किया, जैसा वो कॉमिक बुक में हमेशा से ही है। यही रीजन है कि कुछ फैंस इसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटमैन मूवीज में से एक मान चुके हैं। और आज की वीडियो मौका है इसी मूवी को और भी बेहतरीन तरीके से जानने का, जिसकी रिक्वेस्ट हमें हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमें कमेंट्स में कई बार की थी, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द बैटमैन मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि रॉबर्ट पैटिसन की बैटमैन मूवी से पहले कौन सी बैटमैन मूवी बनने वाली थी। इस मूवी के ऑडिशन के दौरान रॉबर्ट पैटिसन को कौन कौन सी दिक्कतें आई थी और उन्हें कहां और किससे झूठ बोलना पड़ा था। जानेंगे कि रिडलर का मास्क आखिर कहां से लिया गया था और रिडलर किस रियल लाइफ क्रिमिनल पर बेस्ड है। जानेंगे बैट सूट और बैटमोबाइल के बिहाइंड द सीन कॉन्सेप्ट और उनके क्रिएशंस के बारे में। और फाइनली जानेंगे इस मूवी के क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ साथ इसके आने वाले बेहतरीन फ्यूचर के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। 2022 की रॉबर्ट पैटिसन और मैट रिव्स की बैटमैन मूवी एक्चुअली पहले डीसीयू का ही हिस्सा होती, जहां पर इसे बेसिकली इसके लीड बेन एफ्लेक ही राइट और डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारी उलझनें होने के कारण इस जिम्मेदारी को वो आगे लेकर नहीं चल पाए। और बेन एफ्लेक की बैटमैन मूवी कैसी होने वाली थी और वो क्यों नहीं बनी, इसकी सारी की सारी डिटेल्स को मैंने इस वीडियो में समझाया है, तो इस वीडियो को भी जरूर चेकआउट करिएगा। बाय द वे, फाइनली इस जिम्मेदारी को मैट रिव्स को सौंपा गया, जो इसे पहले डीसीयू का ही हिस्सा बनाने वाले थे, लेकिन उनके हिसाब से कई सारी क्रिएटिव फ्रीडम्स न होने के कारण उन्होंने वार्नर ब्रोस से इस पूरे के पूरे मूवी को एक सेपरेट यूनिवर्स में एस्टैब्लिश करने के लिए ऑफर किया। वहीं पर वार्नर ब्रोस ने भी डीसीयू के मल्टीवर्स को एस्टैब्लिश करने का प्लान बना लिया था, जिसके कारण रॉबर्ट पैटिसन के बैटमैन के यूनिवर्स को अर्थ 2 कहा गया। बैटमैन को एक नए रूप से प्रेजेंट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन यहाँ पर मैट रिव्स ने इस मूवी को फुल प्रूफ बनाने के लिए कई सारी कॉमिक बुक, लिटरेचर और मूवी से इंस्पिरेशन लिया था, जिनमें सबसे पहले उनके काम आई बैटमैन की कॉमिक बुक्स लॉन्ग हैलोवीन, साथ ही साथ इसकी सीक्वल डार्क विक्ट्री। इसके ऊपर से फ्रैंक मिलर की द ईयर 1 और 2014 की जीरो ईयर, 2012 की अर्थ 1 और 1999 की नो मैंस लैंड और 2002 की हश से भी इंस्पिरेशन ली। इसके अलावा 1995 की माइंड हंटर नॉवल से भी उन्हें काफी इंस्पिरेशन मिली। इन सब के ऊपर उन्होंने कई सारी मूवीज का भी इंस्पिरेशन लिया, जिनमें शामिल थे द फ्रेंच कनेक्शन, क्लूट, चाइना टाउन, ऑल प्रेसिडेंट मैन, टैक्सी ड्राइवर और एल्फ्रेड हिचकॉक की कई सारी मूवीज। इस मूवी के ऑडिशन के दौरान वार्नर ब्रोस ने बैटमैन एंड रॉबिन मूवी के जॉर्ज क्लूनी के बैट सूट को एज अ ऑडिशन टेस्ट सूट इस्तेमाल किया था, जिसे रॉबर्ट पैटिसन को तकरीबन 8 घंटे तक पहनना पड़ा था, जो बेसिकली उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि इस सूट में उन्हें बहुत गर्मी लग रही थी। बाय द वे, इस मूवी के ऑडिशन के दौरान रॉबर्ट पैटिसन क्रिस्टोफर नोलन की टेनेट मूवी में काम कर रहे थे, जहां पर उन्होंने क्रिस्टोफर नोलन से फैमिली इमरजेंसी का बहाना बनाया था, लेकिन जैसा कि वार्नर ब्रोस और क्रिस्टोफर नोलन का पुराना याराना है, क्रिस्टोफर नोलन को मालूम था कि वो ऑडिशन में जा रहे हैं, और इस रोल के मिलने के बाद उन्होंने रॉबर्ट पैटिसन को कांग्रेचुलेट भी किया था। वैसे यहाँ रॉबर्ट पैटिसन से पहले निकोलस हॉल्ट, आर्मी हैमर और एरन टेलर जॉनसन को भी बैटमैन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। अब इस मूवी के अंदर रॉबर्ट पैटिसन को एज बैटमैन / ब्रूस वेन चुनने का भी एक बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर मैट रिव्स ने इस मूवी के लिए बैटमैन के रोल को रॉबर्ट पैटिसन को ध्यान में रख के ही लिखा था, क्योंकि वो उनकी 2017 की मूवी गुड टाइम्स में उनके परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए थे। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर ब्रूस वेन के कैरेक्टर को ट्रेडिशनल प्ले बॉय ब्रूस वेन से अलग लिखने की कोशिश की है, जिसके लिए वो निर्वाणा बैंड के लीड सिंगर कर्ट कोबिन के लुक्स और पर्सनैलिटी से इंस्पायर हुए थे, और उन्हीं के गाने को सुनने के दौरान उन्हें रॉबर्ट पैटिसन का ख्याल आया था। इस मूवी के अंदर हमें पेंगुइन के रूप में कॉलिन फैरल बिल्कुल ही अनरिकॉग्नाइजेबल दिखे, जिसका सबसे बड़ा रीजन था मेकअप और प्रोस्थेटिक, जहां पर सबसे पहले वो अपने एक फैट सूट को पहनने के बाद उनके लुक को चेंज करने के लिए उनके चेहरे पर 6 अलग अलग प्रकार के
फेशियल प्रोस्थेटिक्स को चिपकाया जाता था और इस चीज को चेक करने के लिए कि वो सच में अनरिकॉग्नाइजेबल लग रहे हैं या नहीं, वो अपने पेंगुइन के इसी अटायर के साथ कई बार स्टारबक्स में भी गए थे, जहां पर उनके लुक और बिहेवियर से किसी ने उन्हें पहचाना नहीं था। बाय द वे, इस रोल को पहले ऑफर किया गया था एक्टर जोना हिल को, लेकिन वो एक्चुअली इस मूवी के अंदर रिडलर का रोल प्ले करना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने इस रोल को मना कर दिया। अब जब बात रिडलर की हुई है तो उसकी भी बात कर ही लेते हैं। और इस मूवी के अंदर मैट रीव्स ने रिडलर के कैरेक्टर को एक्चुअली 1960s के ज़ोडिएक किलर पर मॉडल किया है और ये बेसिकली एक अनआइडेंटिफाइड किलर था जिसने 1968 से लेकर 1969 तक 5 कंफर्म मर्डर किए थे और इस मूवी की तरह ही वो भी अपने पीछे कई सारी रिडल्स और पहेलियां छोड़कर जाता था और उसके क्लेम के हिसाब से उसने 37 लोगों की जान ली थी और आज तक उसका पता किसी को नहीं चल पाया है। अपने इस कैरेक्टर को समझने के लिए पॉल डोरो ने सीरियल किलर से जुड़ी हुई कई सारी चीजों को पढ़ना और एक्सप्लोर करना शुरू किया और वो इन चीजों से इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाया करते थे कि वो जानबूझकर इन्हें पब्लिक प्लेसेस में पढ़ा करते थे। बाय द वे, इस मूवी के अंदर रिडलर के मास्क की भी अपनी एक कहानी है, जहां पर ये बेसिकली यूएस आर्मी का एक विंटर कॉम्बैट मास्क था जिसे इस मूवी के कॉस्ट्यूम डिजाइनर जैकुलिन डुरान ने ईबे से खरीदा था। इस मूवी के अंदर ऑज कोबलपॉट के पेंगुइन और रिडलर के अलावा भी एक और मेजर विलन था और वो था बैरी क्यूगन का जोकर, जिसे सीक्रेट रखने के लिए यहाँ पर बैरी क्यूगन के रोल को एक्चुअली ऑफिसर मार्केल के नाम से रखा गया था और एक्चुअली उनका एक बहुत ही ऑसम सा सीन इस मूवी के अंदर होने वाला था, लेकिन जैसा कि बैटमैन के साथ साथ जोकर का भी फैंडम बहुत बड़ा है, मैट रीव्स एक्चुअली इस मूवी को रिडलर सेंट्रिक ही रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जोकर के 5 मिनट के सीन को इस मूवी से हटा दिया, जिसे बाद में ऑनलाइन रिलीज कर दिया गया है। मूवी के एक सीन में जहां पर रिडलर एक्चुअली बैटमैन से वीडियो कॉल के थ्रू बात करता है, उस पूरे के पूरे मोनोलॉग को यहाँ पर रिकॉर्ड करने के लिए पॉल डोनो ने 200 टेक्स लिए थे, क्योंकि वो बेसिकली अपने कैरेक्टर को इम्पैक्टफुल दिखाने के लिए अलग अलग टोन्स और वेरिएशंस को ट्राई कर रहे थे। कॉमिक बुक के अंदर पेंगुइन अपने डिस्टिंक्टिव लुक के साथ साथ अपनी सिगार्स के लिए भी जाना जाता है, जिसे मूवी के अंदर मैट रीव्स भी दिखाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर वार्नर ब्रोस किसी भी तरह से स्मोकिंग को एंडोर्स नहीं करना चाहता था, इसीलिए उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। यहाँ तक कि मैट रीव्स सिर्फ और सिर्फ पेंगुइन को सिगार को होल्ड करते हुए भी दिखाना चाहते थे, लेकिन वार्नर ब्रोस इस चीज के लिए भी नहीं माना। इस मूवी के पहले ट्रेन स्टेशन वाले सीन में जब बैटमैन गुंडों को बहुत ही आराम से धोता है, वहाँ पर वो फेमस आई एम वेंजेंस वाला डायलॉग बोलता है, जो बेसिकली रॉबर्ट पैटिसन की ही इम्प्रोवाइजेशन थी और पॉसिबली ये चीज बैटमैन की द एनिमेटेड सीरीज के बैटमैन के आइकॉनिक लाइन से इंस्पायर हुआ होगा। बाय द वे, इसी सीन के अंदर जो यंग एक्टर हमें देखने को मिलता है वो एक्चुअली टाइटन सीरीज के अंदर टिम ड्रेक का रोल प्ले करने वाले जे लाइकोर्गो हैं। इस मूवी की प्रोडक्शन कोरोना वायरस पेंडेमिक के पीक में हो रही थी, जिसके कारण इस मूवी के सिर्फ और सिर्फ 2 महीने की फिल्मिंग की शुरुआत में ही इस पूरे के पूरे प्रोडक्शन को सस्पेंड करना पड़ा था, जहां पर रॉबर्ट पैटिसन खुद भी कोविड में पॉजिटिव पाए गए थे और फाइनली मई 2020 में इस मूवी की शुरुआत एक बार फिर से हुई, लेकिन यहाँ पर पेंडेमिक के कॉशन को ध्यान में रखते हुए इसे पहले से कम लोगों के साथ कंप्लीट किया गया था, जिसके कारण क्लाइमेक्स में दिखे कई सारे लोगों के लिए CGI डबल्स का भी इस्तेमाल किया गया है। अब फाइनली बात करते हैं बैटमैन में दिखे बैटमैन के आइकॉनिक बैट सूट के बारे में। इस मूवी के लिए बैट सूट का डिजाइन सुपरवाइजर डेव ग्रॉसमैन और कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट क्लिंट डिलन ने संभाला था, जहां पर इसे डिजाइन करने में उन्हें 1 साल तक का वक्त लगा था, जहां पर मैट रीव्स की ये मांग थी कि वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल बैट सूट को इस मूवी के अंदर यूज करना चाहते हैं, जिसे देखने में ऐसा ही लगे इसे किसी कॉमन इंसान ने बनाया है, जिसके कारण यहाँ पर वियतनाम वॉर के कई सारे इक्विपमेंट्स, आर्टिस्ट, ली बर्मिहो की बैटमैन की ड्राइंग्स, 1960s के एडम वेस्ट के बैटमैन टीवी शो और बैटमैन द लेजेंड ऑफ डार्क नाइट की कॉमिक बुक का इंस्पिरेशन लिया गया। और तो और यहाँ पर बैटमैन के रिट्रैक्टेबल ग्रैपलिंग गन का आइडिया टैक्सी ड्राइवर की ट्रेविस बेकर के गन से आया था और फाइनली फाइनल प्रोडक्ट एक बहुत ही कंफर्टेबल, यूजेबल और आइकॉनिक बैट सूट के रूप में सबके सामने आया। अब बैटमैन के बैट सूट की बात होगी तो उसके बैट मोबाइल की कैसे बात नहीं होगी। यहाँ पर इस व्हीकल को डिजाइन किया था आर्टिस्ट एश थ्रॉप ने, जहाँ पर 1983 की स्टीफन किंग की कहानी पर बेस्ड क्रिस्टियन मूवी की कार से इंस्पिरेशन लिया गया था।
अब चलिए फाइनली बात करते हैं इस मूवी के क्रिटिकल और फाइनेंशियल अचीवमेंट्स के बारे में, जहां पर एक्चुअली इस मूवी को 185 से लेकर 200 मिलियन डॉलर्स के बजट पर बनाया गया था और इस बजट पर इसने 759 मिलियन डॉलर्स कमाए थे, जो एक वक्त तक 2022 की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी बनी। और तो और ये हाईएस्ट ग्रोसिंग सीरियल किलर मूवी भी है। वहीं पर बात करें अवार्ड्स की तो अभी इस मूवी को कोई खास नॉमिनेशन नहीं मिले हैं। अब बात करते हैं इस मूवी सीरीज के फ्यूचर के बारे में एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर वार्नर ब्रोस इस बैटमैन का अपना एक आइसोलेटेड सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर ऑब्वियसली इसकी आने वाली सीक्वल को तो पहले ही कंफर्म कर दिया गया है, जो बेसिकली द बैटमैन ट्रिलॉजी की दूसरी मूवी होगी। और थ्रू आउट द ट्रिलॉजी और भी बहुत सारे बैटमैन की क्रेजी विलन्स को एक्सप्लोर किया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर 2 और टीवी शोज को पहले अनाउंस किया गया था, जिसमें एक था जीसीपीडी सीरीज और दूसरी थी पेंगुइन की अपनी सीरीज, जो बेसिकली HBO मैक्स पर प्रीमियर होने वाले थे। लेकिन फिलहाल वार्नर ब्रोस ने जीसीपीडी सीरीज को कैंसिल कर दिया है और उसकी जगह पर एक नया आर्खम सीरीज पर काम चालू हो चुका है, जो बेसिकली इस असाइलम के अलग अलग विलन्स पर फोकस करेगी और इसे बेसिकली एक हॉन्टेड मूवी की तरह बनाया जाएगा। तो गाइज ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द बैटमैन मूवी फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर हैरानी हुई और आप इस मूवी से जुड़े और कौन कौन से फैक्ट जानते हैं। और हाँ, मैंने पिछली आई सारी की सारी बैटमैन लाइव एक्शन मूवीज के 15 फैक्ट की वीडियोस का लिंक आई बटन में दे दिया है, उन्हें भी जरूर चेकआउट करिएगा। हमारी आने वाली ऐसी ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस के भी एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।